हेलो जी, हाउ यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी फैक्टर की। एंड व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, किसका फीचर है ये? तो ये भी फीचर है सीरीज एलसीआर एसी सर्किट जो रेजोनेंस में होता है। क्या कहे? एक तो पहली बात, दिस मस्ट बी सीरीज एलसीआर एसी सर्किट विच इज रेजोनेंट। तो उसमें शार्पनेस कितना है, उसमें तीखापन कितना है, उसमें क्वालिटी कितना है, हम ये सारी बातें देखेंगे। देखिए, हमारे पास दो कर्व हैं या कोई दो पीक्स हैं, कोई दिस इज फर्स्ट पीक एंड दिस इज सेकंड पीक। क्या कहते हैं इसमें, किसको मैं शार्प कहूं और किसको फ्लैट कहूं? कोई और हो, कोई बिल्कुल ऐसी हो। देखिए, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा शार्प ये हुई, ये उससे कम शार्प, एंड दिस इज फ्लैट। तो शार्पनेस किसका ज्यादा होगा? दिस मस्ट हैव मोस्ट शार्पनेस। ये हमारी कॉमन एक्सपीरियंस है। अभी तक हम कोई फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई एलसीआर सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक कॉमन सेंस से देख रहे हैं कि इसका शार्पनेस कम है क्योंकि ये फ्लैट कर्व है और इसका शार्पनेस सबसे ज्यादा है, और यहीं से शार्पनेस की कहानी शुरू होती है। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर में जाने से पहले हमें रिवाइज करना होगा, हमें देखना होगा कि व्हाट वाज द रेजोनेंट सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। क्या था रेजोनेंट सीरीज एलसीआर एसी सर्किट? याद है आपको? रेजोनेंट सीरीज एलसीआर एसी सर्किट वो था जहां पर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया था। हमने क्या कहा था? व्हाट वाज इंपीडेंस? इंपीडेंस इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर। वाई आर? क्योंकि जेड होता क्या था? रिकॉल करें, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट में जेड वाज आर स्क्वायर प्लस, and if the value of XL is more than XC, right, that means VL is more than VC, कुछ भी कह लीजिए आप। तो XL minus XC whole square and this whole square root, this was the value of impedance when all the three elements were present। लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में क्या पढ़े थे आप? आपने कहा था कि रेजोनेंस तब होता है जब VL और VC एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कुछ याद आ रही बात? ये VL था और ये VC था, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। ऑब्वियसली करंट यहां पे था। यहां पे क्यों था? क्योंकि वोल्टेज लीड करती है इंडक्टर वाली और करंट लीड करता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से, और ये थी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हमारे इस केस में ये दोनों आउट ऑफ फेज थी, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया एंड वी वर हैविंग ओनली दिस वैल्यू। तो एक्सएल और एक्ससी ये जीरो हो जाएगा, सारा डिफरेंस या सम कुछ भी कह लीजिए, एंड दिस इज आर स्क्वायर रूट, एंड फाइनली वी गेट जेड इज इक्वल टू आर। तो हमने ये कहा था कि सीरीज एलसीआर एसी सर्किट में क्या होता है? जो इंपीडेंस का वैल्यू है, इंपीडेंस इज मिनिमम। वाई मिनिमम? हमने अभी देखा, इंपीडेंस इज मिनिमम, सो करंट वाज मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट को हमने कहा था आई नॉट। और जब सर्किट में से मैक्सिमम करंट जा रहा होता है वही तो रेजोनेंस है। हम क्या कहते थे कि एक कोई सिस्टम है, वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करता है, दैट इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। और ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो या उसके आसपास हो, तो जो सिस्टम है दैट ऑसिलेट्स with increased amplitude. So this condition when the system is oscillating with an increased amplitude is called resonance. तो यहां भी ऐसा ही हुआ। तो यहां पर रेजोनेंस में इंपीडेंस मिनिमम था और करंट मैक्सिमम था, और हमने कहा था कि करंट कितना हुआ? सो दिस करंट वाज इक्वल टू आई नॉट इज ई नॉट बाई आर। ये था वैल्यू पीक करंट का। अब ये पीक करंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी भी करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगी तो ऑब्वियसली करंट वहां पे ज्यादा होगा। तो आर ज्यादा होने से ऑब्वियसली करंट का फ्लो कम होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे और वहां से आज की डिस्कशन को शुरू करेंगे। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब भी आप किसी एक रेजिस्टेंस के ऊपर आप इस सर्किट को ड्राइव करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जैसे बढ़ाना शुरू करेंगे, क्या देखेंगे? करंट भी बढ़ना शुरू होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ द करंट वेरीज व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। किसी भी एलसीआर सर्किट में व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आई? करंट कैसे चेंज होता है?
हमने बात पहले भी की थी, ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 5 में ये बात हुई थी कि यहां से ये करंट 0 से बढ़ना शुरू होगा एंड देन इट विल टेक मैक्सिमम वैल्यू एंड देयर आफ्टर इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग टू द अदर एंड ऑल्सो, राइट। और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू हुई है करंट की, दैट वैल्यू ऑफ दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा नॉट, और यही इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब क्या देखें, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस केस, और ये वैल्यू हुई आई नॉट। दिस इज आई नॉट विच इज करेस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, बट यहां पर जो मेन बात है वो है रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस पर ये करंट हमने अचीव किया। मान लीजिए ये वैल्यू है R1। अब सेकंड केस में इफ आई इंक्रीज द रेजिस्टेंस व्हाट कुड हैपन, सो इफ द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज्ड, इन दैट केस ओमेगा बढ़ाने के साथ साथ फिर से करंट तो बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, लेकिन पीक जो होगा वो कंपैरेटिवली जल्दी बन जाएगा। दैट मीन दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ आई नॉट 1 या आई नॉट डैश कह लीजिए। अब यहां के बाद व्हेन यू विल रीच दिस ओमेगा नॉट, तो फिर से करंट कम होना शुरू होगा एंड फाइनली फिर से करंट कम होता होता ये फाइनली कहीं जाकर 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम R2 कह लेते हैं एंड क्लियरली यहां पर R2 ज्यादा था और R1 कम था, रेजिस्टेंस कम था तो करंट ज्यादा था। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट कम हो गया, और यदि आप और थोड़ा बढ़ा देते हैं इस रेजिस्टेंस को तो आप क्या देखेंगे, करंट और कम हो जाएगा। सो दैट मीन एट द न्यू रेजिस्टेंस दिस R3, दिस इज R3, दिस वाज R2 एंड दिस इज R1, तो रेजिस्टेंस के बढ़ाने से ये करंट फिर कम होता है, लेकिन वेरिएशन सेम तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है कि व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, व्हेन यू इंक्रीज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, करंट पहले बढ़ेगा, सैचुरेशन लेगा, मैक्सिमम होगा एंड देन फिर घटना शुरू कर देगा। लेकिन यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ओमेगा नॉट का वैल्यू सेम रहता है इन तीनों केसेस में। ये 4-5 जितने केस करने हैं सभी केसेस में ओमेगा नॉट का वैल्यू इज नॉट चेंजिंग। दैट मीन इस सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। इस सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, हमने कहा था कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC रूट। ऑब्वियसली ये L और C पे डिपेंड कर रही थी, और हमने F नॉट भी कहा था 1/2 पाई, दिस वाज 1/LC रूट। तो हम क्या देख रहे थे, क्योंकि ये R पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वहां से ये बात जस्टिफाई भी हो रही है और इस बात को हम वैलिडेट भी कर पा रहे हैं कि R के कम या ज्यादा करने से ओमेगा नॉट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ट्रेंड क्या हुआ, तो ट्रेंड ये हुआ कि पहले इंक्रीज होगा, फिर पीक आएगा और फिर करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी ग्राफ से मैं किसी एक कर्व की बात करूंगा और वहां से हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बात कंक्लूड करें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू जो मर्जी हो, ये वैल्यू वही रह रहा है, लेकिन जो शार्पनेस ऑफ दिस कर्व है, कहां कितना तीखापन है, शार्पनेस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन आर। अब क्या देख रहे हैं, इसका शार्पनेस सबसे ज्यादा है, इसका शार्पनेस कम है, इसका शार्पनेस और कम है। तो शार्पनेस कहां ज्यादा हो रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, मतलब वहां पे करंट का वैल्यू ज्यादा है। तो करंट का वैल्यू ज्यादा होने से पीक हमारा बन रहा है ज्यादा शार्प, और वहीं से हम अब क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने वाले हैं। और डिफाइन कैसे करना है, इसका एक सिंपल सा कन्वेंशन है, सिंपल सा तरीका है। मैं फिर से इसी ग्राफ को ले रहा हूं एंड आई एम टेकिंग ओनली वन कर्व हियर। किसी भी एक रेजिस्टेंस के लिए यदि हम में ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए ये ग्राफ बन जाता है। हम इसी ग्राफ से डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज ओमेगा नॉट, राइट। दिस इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इस तरफ है हमारा करंट, राइट, दिस इज करंट। सो एट दिस वैल्यू, एट ओमेगा नॉट, पीक इज ऑब्टेन्ड। तो मैं जरा इस ग्राफ में दिखा दूं यहां पे कि ये बनी हमारी पीक, राइट, दिस इज पीक करंट एंड दिस इज करंट, दैट इज आई। अब देखिए इस पीक से जब आप इस तरफ आएंगे या उस तरफ आएंगे तो क्या हो रहा है करंट को, बताइए। इस पीक से जब इधर उतरेंगे या वहां उतरेंगे करंट घटेगा, और किस तरह घट रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या देखना है कि मान लीजिए यहां करंट यदि आई नॉट है, राइट, तो इस आई नॉट का 70.7% करंट जहां रह जाएगा,
मान लीजिए यहां पर 10 एम्पियर है, तो 7.07 एम्पियर जिस पॉइंट पर होगा, राइट, दैट वैल्यू, सो दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा इज टू बी डिटरमाइंड फॉर विच करंट इज 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू। आपने उस वैल्यू को मार्क कर लेना है। दिस इज अवर ओमेगा 1। और इसी तरह से आपने क्या देखना है कि उधर भी 70.7% उस तरफ सेम करंट, सो इसको भी आप मार्क कर लेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2। तो हमने यहां पे दो वैल्यूज को ढूंढ लिया, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, और यहां पे करंट इज 70.7% ऑफ द पीक करंट। और ये कौन सा वैल्यू है आप जानते हैं, ये करंट का RMS वैल्यू होता है। दिस इज I नॉट डिवाइडेड बाय √2। यही होता है ना 70.7%। चेक कर लीजिए आप, I नॉट बाय √2 इंटू √2 एंड दिस इज √2, दिस इज √2 I नॉट डिवाइडेड बाय 2 and this is 1.4142 divided by 2 into I naught. So obviously this is 0.707. तो परसेंटेज में 70.7%। तो फाइनल क्या बात हुई कि हमें इस पीक को देखना है कि उस पीक का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, जिस वैल्यू पे पीक का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर वो करंट मैक्सिमम था, दैट वैल्यू इज कॉल्ड ओमेगा नॉट। दोनों तरफ उतरिए, और जहां पर करंट इज 70.7%, या फिर एग्जामिनेशन में लिखिए आप दिस इज IRMS, या फिर ऐसा कहिए कि दिस इज I नॉट बाय √2, दिस इज I नॉट डिवाइडेड बाय √2। जहां पर करंट रह जाएगा उस वैल्यू को देखेंगे व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अदर साइड भी सेम करंट के लिए वैल्यू एक और होगी, वो ओमेगा 2 होगा। सो दिस इज अवर ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। तो हमें क्या देखना है कि ओमेगा नॉट से ये कितना पीछे है और ओमेगा नॉट से ये कितना आगे है, राइट। ये दोनों बराबर होंगे। यदि मैं इसको भी डेल्टा ओमेगा कह दूं और इस डिफरेंस को भी डेल्टा ओमेगा कह दूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस पॉइंट पे मान लीजिए ओमेगा नॉट है। यदि आप यहां से डेल्टा ओमेगा आगे जाएंगे तो आप ओमेगा 2 पे पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली ओमेगा नॉट में आप डेल्टा ओमेगा ऐड कर रहे हैं तो जाकर यहां पहुंच रहे हैं। और वापिस आइए, यदि आप इसमें से डेल्टा ओमेगा माइनस कर रहे हैं, इसमें से ओमेगा नॉट में से डेल्टा ओमेगा माइनस कर रहे हैं, देन यू आर रीचिंग एट ओमेगा 1। तो ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग करंट कौन हुआ, दिस करंट इज I नॉट। एंड ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग करंट कौन सा हुआ, दिस इज ऑल्सो IRMS, दैट इज I नॉट बाय √2, और ये करंट भी I नॉट डिवाइडेड बाय √2 है, राइट। तो यहां से हम एक नई टर्म को डिफाइन करेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड बैंड विड्थ। यहां पे एक बैंड बन रहा है, फ्रीक्वेंसी बैंड का विड्थ कितना है। सो टर्म इज व्हाट इज बैंड विड्थ। तो ये बैंड विड्थ कितना हुआ, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। क्या मैं इसको इस डायग्राम के हिसाब से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कह दूं, और यदि किसी और रेफरेंस में यहां ओमेगा 1 कहा गया है और इस वैल्यू को ओमेगा 2 कहा गया है, तो क्या ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा, यस, राइट। सो दिस वैल्यू हायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस द लोअर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया बैंड विड्थ। और इसको हम डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा भी कह सकते हैं। आप देखिए डायग्राम से, क्या ये डेल्टा ओमेगा है, ओमेगा नॉट से कितना पीछे, तो क्या ये डेल्टा ओमेगा है, और ये भी डेल्टा ओमेगा है, तो क्या इसको हम 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा भी कह सकते हैं, यस, दिस इज द बैंड विड्थ। तो हमने क्या देखा कि पी करंट जहां पे बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ओमेगा नॉट के आसपास हमने एक फ्रीक्वेंसी का बैंड ढूंढ लिया, उस बैंड की विड्थ भी ढूंढ ली, और यहां से अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ये रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज होगी। तो सेंटर में ये मेन वैल्यू है विच इज ओमेगा नॉट, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। in terms of quantity, what I should write, I should write this is the ratio of resonant frequency. What is resonant frequency, you know it well, this is that frequency at which current is having the peak value divided by, and what is omega 2 minus omega 1, ye sara. So this will be called band width, right? So this ratio of two quantities is called quality factor. So now very interesting thing, how we can define this quality factor. So we should say that quality factor is a ratio of resonant frequency at which the current is having the peak value
टू, रेशियो किसके साथ? बैंडविड्थ के साथ। बताने की व्हाट इज बैंडविड्थ। सो आई एम सेइंग दैट क्वालिटी फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ resonant frequency to the difference of the two angular frequency on the either side of the resonant frequency where the corresponding current is I naught by root 2 in each case. That means this is a difference of omega 2 minus omega 1 जिसको हम बैंडविड्थ भी कह रहे हैं, ये इनकी रेशियो है। फिर से कह दूं, क्वालिटी फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द डिफरेंस ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज, those angular frequencies on either side of the resonant frequency corresponding to them, the value of current is I naught divided by root 2. तो यहां पे कितना करंट हुआ? I naught। और बैंडविड्थ यानी ओमेगा 2 और ओमेगा 1 इंडिविजुअली इन पे कितना करंट हुआ? दैट इज I naught by root 2. So this is the mathematical formula for quality factor. Because it's the ratio of the similar quantities, it is dimensionless, it has no units. लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट कि मैं दो ग्राफ लेता हूं, दिस इज अ फर्स्ट ग्राफ एंड दिस इज अ सेकंड ग्राफ। हमें ये बताना है कि दोनों में किसका शार्पनेस है। अब क्या देखेंगे, यहां पर है ये पीक वैल्यू, राइट, और ऑब्वियसली इसका जो आई नॉट बाय रूट 2 होगा, ये 70.7% होगा, वो कहीं मान लो लगभग यहां जैसे आएगा। ऑब्वियसली यहां तो पास नहीं होगा, काफी दूर जाके होगा, तो यहां पे होगा, और मान लीजिए वो यहां पर है। सो दिस इज द विड्थ ऑफ दिस बैंड, दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। लेकिन जितना शार्पनेस ज्यादा होगा, यानी जितना करंट ज्यादा होगा, वहां देखिए तो इस केस में ऑब्वियसली यदि ये आई नॉट है तो यहां कहीं आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं 70.7%। दैट मीन दिस इज द वैल्यू where current is I naught divided by root 2. Obviously at the peak the current is I naught. यहाँ भी at the peak current is I naught and at this value हमने क्या माना? Current is I naught by root 2. तो इसके corresponding values ढूंढ लेते हैं जी फिर से। So this is our omega naught in the center. ये है omega 1 and ये है omega 2. अब बताइए ज्यादा bandwidth कहाँ पर है? जितना कर्व ज्यादा ऊंचा होगा, जितना पीक अच्छा होगा, अच्छे पीक में वैल्यूज काफी क्लोज होंगी, तो बैंडविड्थ यहां पर काफी कम होगा। लेकिन जहां पर पीक फ्लैट है, जहां पर शार्पनेस सही नहीं है, उस केस में बैंडविड्थ काफी ज्यादा होगी, तो यहां पर क्वालिटी फैक्टर कम होगा। तो जिस केस में बैंडविड्थ ज्यादा है, ऑब्वियसली यहां पर क्वालिटी फैक्टर कम है, और जिस जगह पे बैंडविड्थ कम थी वहां क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। तो अब क्या देख रहे हैं कि लेस रेजिस्टेंस के लिए करंट इज हाई, क्वालिटी फैक्टर इज हाई, और मोर रेजिस्टेंस के लिए करंट इज लेस, ऑब्वियसली बैंडविड्थ इज मोर इन दिस केस एंड द क्वालिटी फैक्टर इज लेस। तो क्वालिटी फैक्टर का सीधा सीधा रिश्ता हुआ किसके साथ? बैंडविड्थ के साथ। जितना बैंडविड्थ ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कर्व फ्लैट है, और जितना वो बैंडविड्थ कम है, वो कर्व उतना ही शार्प है। और यहां से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके विल ट्राई टू फाइंड सम मोर रिलेशंस फॉर क्वालिटी फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेशंस फॉर क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैसिव एलिमेंट्स L, C and R, राइट। सो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशंस फॉर क्वालिटी फैक्टर। तो मैं फिर से आपके रेफरेंस के लिए वो ग्राफ बना रहा हूं आई और ओमेगा का, जिसकी हम अभी तक चर्चा करते रहे। सो ये कुछ ग्राफ बना आई और ओमेगा का। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, आप जानते हैं। और इस केस में क्या दिख रहे हैं आप? क्योंकि करंट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम करंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहां पर इंपिडेंस क्या है? मिनिमम। तो जहां पर इंपिडेंस मिनिमम होगी, वहां पर करंट होगा मैक्सिमम, यानी ये है R. Is it? So we should start from here that at the resonant frequency at omega naught, the impedance is minimum. You must write here that at a resonant frequency, you can write in words also, at resonant frequency omega naught, the impedance is minimum, and how much it is? तो यहां पर Z is equal to R. ये हुई पहली बात। But at कौन सी वैल्यू हम बात कर रहे हैं? यहां पर से दो वैल्यू बात कर रहे हैं, ओमेगा नॉट और what is the value of current corresponding to these two values. So this is our omega 1 and this is omega 2. इन दोनों वैल्यूज पे कितना करंट था आप जानते हैं? I naught root 2. This was 70.7% of this peak current. This was I naught here.
ये उसका 70.7% है। अब हम बात करें कि इन दोनों में करंट कम क्यों है, ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग और ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग करंट कम क्यों है, क्या यहां भी मिनिमम इंपेडेंस है? नहीं। तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इंपेडेंस कम से कम मिनिमम तो नहीं है, उससे ज्यादा ही है। तो कितनी होगी, व्हाट रिलेशन विल गिव दिस इंपेडेंस? सो लिखेंगे कि व्हाट एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 व्हाट इज द इंपेडेंस। व्हाट यू कैन से, व्हाट इज इंपेडेंस? तो यदि हम कह रहे हैं कि करंट हमारा आई नॉट से आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 कन्वर्ट हुआ, तो यदि यहां पर रेजिस्टेंस R थी तो जाहिर सी बात है यहां पर रेजिस्टेंस √2R है, तो यहां इंपेडेंस इज √2 टाइम्स R। तो यहां यदि रेजिस्टेंस R थी, यहां यदि इंपेडेंस R थी, तो यहां पर इंपेडेंस हुआ √2R। लेकिन ध्यान रहे √2R को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन असल में इस जगह पर सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल इंपेडेंस के लिए, वो सारे तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। सो आई मस्ट राइट द फुल रिलेशन हियर। सो व्हाट इज दैट फुल रिलेशन आई मस्ट राइट? दैट इज R², इसके बाद लिख रहे हैं आप, इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं R² प्लस दिस इज XL माइनस XC होल स्क्वायर एंड इट्स रूट, दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स R। एग्री? क्या लिखा हमने कि इन पॉइंट्स के ऊपर, किस किस पॉइंट के ऊपर, ओमेगा 1 के ऊपर और ओमेगा 2 के ऊपर इंपेडेंस का वैल्यू √2R है। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट हियर नाउ, राइट? हमने यहां से रिलेट कर दिया, तो यहां पर XL और XC के वैल्यू रखेंगे, साथ में स्क्वायर भी कर दीजिए। दिस इज R² प्लस दिस इज ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C एंड दिस इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। इसका स्क्वायर किया, रूट हट गया, यहां पर 2R² हो गया। ओके, सो दैट बिकम्स ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, दिस इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाएंगे 2R² माइनस R², that becomes R². And if I take the square root of this, so what would happen? This is omega L minus 1 by omega C. So that is equal to plus minus R. I should say plus minus R. So this is our equation number 1 है। क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की, तो माइनस R को लिंक करते हैं ओमेगा 1 के साथ और प्लस R को लिंक करते हैं ओमेगा 2 के साथ। सेम रिलेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। फर्क ये है कि इसको रेफरेंस मान के इसको माइनस R और इसको प्लस R के साथ इक्वेट करते हैं। तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए? सो वी शुड राइट हियर दैट नाउ दिस इज ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C, राइट? हम ये ओमेगा 1 की बात कर रहे हैं और यहां पर हमने ले लिया वैल्यू माइनस R, और दूसरा वैल्यू हम ले सकते हैं ओमेगा 2 के लिए। सो दैट विल बी ओमेगा 2L माइनस 1 बाय ओमेगा 2C। एक बार लिखा ओमेगा 1 दोनों जगह, तो माइनस R। अब दोनों जगह ओमेगा 2 लेंगे, बात इसकी हो रही है, एंड लेट दैट वैल्यू इज R। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम कुछ आगे मैथमेटिक्स करेंगे। तो इनको एक बार ऐड करते हैं और एक बार इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो पहले इनको हम ऐड करेंगे। सो एडिंग, इनको कुछ नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, व्हाट टू बी गेट? देखिए इन दोनों को ऐड करिए, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इंटू L हो जाएगा ना, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और इनको ऐड करिए तो 1/C कॉमन भी आ जाएगा, तो माइनस 1/C एंड विल हैव 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2। यहां पहुंच गए एंड दैट इज इक्वल टू R माइनस R। तो ये तो हो गया 0। इनको ऐड किया, फिर देख लीजिए इन दोनों को ऐड किया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, L कॉमन एंड माइनस 1/C कॉमन, तो 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए जी। तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू L हुआ, and this is 1/C and this is omega 1 omega 2 is LCM and this is omega 2 plus omega 1, तो मैं इसको omega 1 plus omega 2 ही लिख रहा हूं and that is equal to 0। तो जब इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं एडजस्ट कर लूं, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये कट जाता है और ये L है और ये C है, तो मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहां लेके आता हूं, सो दैट इज 1 बाय LC। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो गया 1 बाय LC। सो आई मस्ट राइट द इक्वेशन हियर, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाय LC। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3।
और अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशन को। तो एक काम करते हैं कि यदि हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो वो प्लस आर हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस, तो ठीक रहेगा। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, लेकिन हम करेंगे 3 माइनस 2, दिस माइनस दिस, पहले ये फिर ये। तो क्या हुआ ये, दिस इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, this minus this, and then minus this is 1 by c is once again common, and this is 1 by omega 2 minus 1 by omega 1, clear? And this is equal to r, and minus of minus is r plus, so this is r plus r is 2r, and it may be written as omega 2 minus omega 1 into L, and this is minus 1, और यहाँ हो जाएगा 1 by c, and this is omega 1 omega 2, and this is omega 1 माइनस ओमेगा 2 एंड दिस इज 2r। अब इसको सॉल्व करें, हम चाहते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, लेकिन यहां तो नहीं है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। तो इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज टेकन कॉमन। ध्यान रखिएगा, यहां ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जब कर रहे हैं तो यहां प्लस का साइन आ रहा है, राइट, माइनस कॉमन लेके, तो यहां पे हो गया l और यहां प्लस लिखा जाएगा, दिस इज 1 बाई सी लिखा जाएगा, और साथ में ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी होगा, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज ऑलरेडी आउटसाइड, एंड दिस इज इक्वल टू 2r। आगे सॉल्व करें, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसे रखें ब्रैकेट में। यदि आप इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखेंगे ना, दैट मीन दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड, और आप इसको छोड़ रहे हैं तो ये तो गलत हो गया ना फिर। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस 1 बाई सी मल्टीप्लाइड बाय दिस ओमेगा 1 ओमेगा 2 जिसका वैल्यू है 1 बाय एल सी, 1 divided by LC, and this is equal to 2r, c gets cancelled, L plus L is 2L, so this should be omega 2 minus omega 1, and this is 2L, this is 2L is equal to 2r, so omega 2 minus omega 1 becomes 2r divided by 2L, or simply r by L, जब 2 कट जाएगा, so this is the next equation, so I should write here that omega 2 minus omega 1 is equal to r divided by L. So this is the equation number 4. तो अब इस रिलेशन को यूज करके, इक्वेशन 4 को यूज करके, लेट अस राइट व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। हम क्या जानते हैं व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, सो विल राइट हियर देयरफॉर क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू, डेफिनेशन क्या थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज बैंडविड्थ। आप जानते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होता है, दिस इज 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, राइट। इवन यू कैन राइट हियर दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, दिस इज बैंडविड्थ, एंड इन नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, पुट द वैल्यूज, दिस इज ओमेगा नॉट, एंड व्हाट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अभी कहा आपने, दिस इज आर डिवाइडेड बाय एल। सो क्वालिटी फैक्टर का एक और बन गया फॉर्मूला हमारे पास, this is L by R times omega naught. So this is one formula for quality factor in terms of L and R. और इसी इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन में, लेकिन पहले मैं लिख लूं यहां फॉर्मूला, दिस इज Q factor will be equal to L divided by R omega naught. So now we'll multiply and divide this equation by IRMS. उससे क्या होगा, हम इस इक्वेशन को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। सो आई शुड राइट हियर दैट क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू L, ये काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ओमेगा नॉट, दिस इज L टाइम्स IRMS, दिस इज वन टर्म, एंड डिवाइडेड बाय दिस इज R टाइम्स IRMS। तो क्या हुआ, ये हुआ L times IRMS. So this is the voltage drop across the inductor here. कैपेसिटर होगा तो वहां पर ही कैपेसिटर हो जाएगा. So I should write here this is the voltage drop across L. यदि यहां C होगा तो C हो जाएगा across L और C, and divided by what is IRMS into R. This is applied voltage. This is applied AC voltage or simply applied voltage. तो ये हुआ एक और definition quality factor का in terms of voltage. So what we can write, quality factor may also be defined as the ratio of the voltage drop across the inductor or capacitor. से ये इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो इनके अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा
डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। और यहां से हम इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली वोल्टेज मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अप्लाइड वोल्टेज के कंपैरिजन में एल और सी के ऊपर वोल्टेज ज्यादा होता है। दैट इज वाई सीरीज एलसीआर सर्किट इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज और करंट मैग्निफिकेशन। और for different numerical purposes, if you want to write the values of quality factor in terms of different other elements L, C and R, so पहले इसको मैं फिर से लिख लूं, quality factor is omega naught and this is L divided by R। अब मैं इसको रिप्लेस करूं यहां पर C के साथ, is it possible? कैसे करना है? तो देखिए हम यहां पे क्या लिखेंगे कि now quality factor is equal to omega naught L by R, this you know, but ओमेगा नॉट क्या होता है आप जानते हैं, 1 बाई एल सी रूट। मेरा ध्यान क्या है, मैं ओमेगा नॉट को एल के साथ लिंक करना चाहता हूं, क्या करूं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। सो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी एंड दिस इज ओमेगा नॉट, एल ऊपर लाइए, दिस इज एल इज इक्वल टू, तो एक ओमेगा नॉट नीचे ले जाइए, दिस इज ओमेगा नॉट सी। हमने क्या किया, हमने इन ओमेगा नॉट को बांट दिया, एक एल के साथ और एक सी के साथ। तो जहां पर ओमेगा नॉट एल लिखे थे, क्या वहां पर आप 1 बाई ओमेगा नॉट सी लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट। सो दिस इक्वेशन, जो भी इसका नंबर दिया था, आई थिंक ये 5th इक्वेशन थी, दिस वाज इक्वेशन 4, यस दिस वाज इक्वेशन नंबर 5th। तो 5th इक्वेशन का नया रूप क्या बन गया? सो विल राइट हियर दैट क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, सो दिस इज ओमेगा नॉट एल, इंस्टेड ऑफ दिस यू मस्ट राइट 1 बाई ओमेगा नॉट सी। आर तो वही रहा, तो ये एक और रिलेशन बन गया सी और आर की टर्म्स में। सो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला हो गया 1 बाई ओमेगा नॉट सी इंटू आर। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये ओमेगा नॉट एल बाई आर तो था ही, इंडक्टर के अक्रॉस जो उस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर जहां पीक करंट आया था, जो वोल्टेज था ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर, और इसका नया रूप हो गया ये 1 बाई ओमेगा नॉट सी। तो आपने क्या किया, ओमेगा नॉट एल को ही आपने 1 बाई ओमेगा नॉट सी लिख दिया, बाकी आर ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको एलसीआर तीनों में लेकर आए, तो हटाते हैं ओमेगा नॉट को। हम जानते हैं व्हाट इज ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इज 1 बाय एल सी रूट, एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट हियर, सो क्वालिटी फैक्टर विल बी, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय, व्हाट इज ओमेगा नॉट, अभी लिखा था इससे ऊपर, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एल सी रूट। सो दिस इज इन द डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी 1 बाय एल सी रूट, एल सी रूट गोज इन द न्यूमिनेटर, और नीचे है ये c इंटू आर, सो दिस इज c इंटू आर। तो क्या इसको मैं c स्क्वायर आर स्क्वायर रूट लिख दूं, चलेगा, ताकि सारा रूट में हो गया ये। सो नाउ दिस स्क्वायर रूट ऑफ एल सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो 1 बाई आर स्क्वायर तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो आ गया बाहर, और l तो अकेला ही है, c कट जाएगा तो c नीचे आएगा, तो दिस इज 1 बाई आर इंटू एल बाई सी रूट। ये भी क्वालिटी फैक्टर का एक और रिलेशन हो गया। So you can also write here, this is 1 by R L by C root। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये किसी भी LCR सीरीज AC सर्किट की पीक को दिखाता है कि कितना शार्पनेस है पीक में, पीक कितना इफेक्टिव है, राइट। और आपने इसके लिए बहुत सारे रिलेशन पढ़ लिए, आपने इसको ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की टर्म्स में पढ़ा, आपने इसको ओमेगा नॉट L बाई R की टर्म में पढ़ा, 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर की टर्म्स में पढ़ा, एंड फाइनली 1 बाई आर इंटू एल बाई सी रूट की टर्म्स में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर AC circuit which is in resonance. What we can conclude from here from this discussion कि क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, दैट मीन पीक जितना शार्प होगा, उसका बैंड उतना ही कम है, दैट मीन्स यहां पर ट्यूनिंग करना बहुत ही इजी होगा। यहां पर जो सिलेक्टिविटी है वो काफी एक नैरो बैंड के ऊपर है, तो सिग्नल यहां पे क्लियर होगा। लेकिन फ्लैट कर्व में क्या होगा, जो हमारे ओमेगा 1 ओमेगा 2 आएंगे वो काफी दूर आएंगे पीक से, और वहां पर इस सर्किट की ट्यूनिंग करना विल नॉट बी एज गुड एज इन दिस केस। तो ये ज्यादा अच्छा कर्व है। शार्पनेस का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये आपको बता रहा है कि किस एलसीआर सर्किट को आप इजीली ट्यून कर सकते हैं। जहां पर करंट मैक्सिमम हो रहा है वहां पर बैंडविड्थ काफी कम है, और वो करंट मैक्सिमम है क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस कैसी है, रेजिस्टेंस, तो वहां पर बैंडविड्थ कम है। करंट ज्यादा है क्योंकि यह रेजिस्टेंस कम है, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा और बैंडविड्थ कम होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर
एसी रेजोनेंट सर्किट। और आपने जितने भी रिलेशन किए, आप किसी भी रिलेशन को देखिए, आप किसी को डिस्कस करिए, यहां पर ω2 माइनस ω1 वाज R बाई L एंड वी नो दैट क्वालिटी फैक्टर क्या था, सो दिस वाज ω0 डिवाइडेड बाई ω2 माइनस ω1। तो ω2 माइनस ω1 जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू R बाई L। तो R जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। देखे आप, R जितना कम होगा उतना करंट ज्यादा, तो ये ज्यादा है। और L जितना ज्यादा होगा उतना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। इस केस में हमारा सर्किट ज्यादा सिलेक्टिव होगा। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक। नाउ विल टेक सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट है जिसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 800 हर्ट्ज। 800 hertz is its resonant frequency, so that frequency at which resonance is occurring, तो मैं इसको F लिख रहा हूं। and the half power points, what is half power point? हम फिर से उसी ग्राफ को देखें जब हमने क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया था in terms of ω0 and ω2 minus ω1, तो हमने क्या कहा था, this was ω0 and this value was ω1 and this value was ω2, राइट। और इन वैल्यूज के ऊपर जो करंट था ना, दैट वाज I0 बाई √2, ये था IRMS। और यदि यहां पर हम पावर की टर्म में बात करते हैं तो यहां जो भी पावर होगी वो पावर यहां पर उसकी हाफ रह जाएगी। तो पावर और करंट के रिलेशन से यू कैन क्लियरली सी कि जिस पॉइंट पर ये IRMS आ रहा है ना, वहां पे पावर हाफ होगी। तो इन पॉइंट्स को हम हाफ पावर पॉइंट्स भी कहते हैं, जहां पर करंट रिड्यूसेस टू I0 बाई √2 और इट इज IRMS। यानी ये ω1 और ω2 की बात ही हो रही है, लेकिन हमें यहां पे दिया था हाफ पावर पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 740 हर्ट्ज एंड 850 हर्ट्ज। सो मैं इसको F1 और F2 लिख लो। सो व्हाट इज F1? सो F1 इज 745 हर्ट्ज and F2 is 855 hertz. So now I have to find here what is quality factor. तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ये लिखा है। यदि आप इसको F की टर्म में लिखना चाहें, इफ यू वांट, तो मैं क्या लिखूं इसको 2 पाई F0 और दिस इज 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1। 2 पाई कॉमन लें ऊपर, दिस इज 2 पाई F0। यहां से 2 पाई कॉमन लें तो F2 माइनस F1, 2 पाई कटेगा। तो क्या ये रिलेशन ऐसे लिख दें, दिस इज F0 डिवाइडेड बाई F2 माइनस F1, कोई फर्क नहीं है, वी कैन राइट लाइक दिस। व्हाट इज F0? सो दिस इज 800 डिवाइडेड बाई व्हाट इज F2 माइनस F1, दिस इज F2 is 855 and this is minus 745 and that is 110. So this is 80 by 11. So quality factor is equal to 80 by 11 and you know it well कि इसके यूनिट कोई नहीं होते हैं क्योंकि ये सेम ही क्वांटिटीज का रेशियो है। So 11 sevens are 77, 330, 11 twos are and 11 sevens are. The 7.27 is a value of quality factor and the second part is what is bandwidth in this circuit. हमने खैर पहले निकाल ली है लेकिन फिर भी अलग से पूछा है तो अलग से निकालना चाहिए। सेकेंड पार्ट इज बैंडविड्थ, फर्स्ट वाज क्वालिटी फैक्टर। सो बैंडविड्थ होता है 2 times डेल्टा ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1। सो 855 माइनस 745 वंस अगेन इट कम्स आउट टू बी 110 हर्ट्ज। यानी क्वालिटी फैक्टर के अराउंड ये बैंडविड्थ बन रहा है जहां पर पावर हाफ यहां होगा एंड नेक्स्ट टाइम पावर हाफ यहां पे होगा। उन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस is the bandwidth. So this was all regarding this topic. I hope कि सीरीज LCR सर्किट पढ़ने में आपको मजा आया होगा। फिर भी हो सकता है कुछ गैप्स रह गए हों, so I would like to welcome those gaps through email. आपको जो डाउट होंगे इन टॉपिक के बारे में आप उनको जरूर बताइएगा। I will love to see your doubts और जब भी टाइम मिलेगा तो I will try to address your doubts as well. बीच में मैं देख रहा था कुछ और आपकी क्वेरीज आई थी पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्सेस में, तो उन क्वेरीज को भी मैं साथ साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मेल के माध्यम से एड्रेस कर रहा हूं। तो जब भी आपकी टर्न आएगी तो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा और साथ में आई विल ट्राई कि कुछ और क्वेरीज थी उनके ऊपर जहां जहां वीडियो बन सके वहां पे शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में आपकी क्वेरी को एड्रेस किया जा सके। तो ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्दी अब एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज टेक केयर।